हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मनसबदारी व्यवस्था के मुख्य अभिलक्षणों के साथ साथ इस व्यवस्था के लाभ और हानि इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसे मैंने बिंदुवार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जो मनसबदारी व्यवस्था थी या मनसबदारी जो प्रथा थी, वह मुगल शासन की सैन्य एवं सिविल अथवा नागरिक सेवाओं का प्रधान आधार थी। अर्थात एक मनसबदार को सैन्य सेवा और सिविल और नागरिक सेवा भी प्रदान करना होता था। अर्थात वह सैनिक और सिविल दोनों प्रकार का पदाधिकारी होता था एक मनसबदार। मुगल प्रशासन में इस व्यवस्था का प्रवर्तन अकबर द्वारा अपने शासन के 18वें वर्ष में 1595-96 ईस्वी में किया गया था। यह व्यवस्था मंगोल एवं तैमूरी परंपराओं से ग्रहण की गई थी, परंतु भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया और अकबर ने इसे अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में अर्थात 1595-96 में किया था। यह व्यवस्था मंगोल एवं तैमूरी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। अर्थात मंगोलों में, तैमूरों में यह परंपरा थी और वहीं से अकबर ने इसे ग्रहण किया था। अकबर से पूर्व जो पदाधिकारी थे मुगल प्रशासन में, उनको वजहदार कहा जाता था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मनसब का जो अर्थ होता है वह पद होता है। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने मनसबदारों की 66 श्रेणियों का निर्माण किया था। 66 कैटेगरी थी मनसबदारों की, लेकिन आईने अकबरी में अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है। जो मनसबदार का पद होता था वह 2 संख्याओं से प्रदर्शित होता था या उसे घोषित किया जाता था। पहली संख्या जात थी और दूसरी सवार थी, जैसे कि 5000/2000, 5000/4000। जात की जो संख्या होती थी उससे मनसबदारों का पदानुक्रम अथवा उनकी वरीयता इससे निर्धारित होती थी, जात की संख्या से। और साथ ही साथ जो जात की संख्या होती थी उसी के अनुपात में उनके वेतन का निर्धारण भी किया जाता था। अर्थात जात की संख्या से मनसबदारों का पदानुक्रम और उनके वेतन का निर्धारण, ये 2 काम किए जाते थे। सवार की जो संख्या होती थी, सवार की संख्या से मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या निर्धारित की जाती थी। अर्थात जितनी सवार की संख्या है उतनी संख्या में मनसबदारों को सेना रखना अनिवार्य होता था। आगे बढ़ते हैं। सवार की संख्या से ही सेना के रखरखाव के लिए मनसबदारों को देय राशि का भी निर्धारण किया जाता था। ये जान लीजिए कि सवार जितने वो सैनिक रखेगा उसके आधार पर उसको उतनी राशि उनको प्रदान की जाएगी। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग के जो मनसबदार थे उनकी जात एवं सवार की संख्या बराबर होती थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि सवार की जो संख्या होती थी वह जात की संख्या से अधिक नहीं हो सकती थी, उसके बराबर हो सकती थी। तो जात और सवार ये अगर बराबर हैं तो वह प्रथम वर्ग का मनसबदार कहलाता था। द्वितीय वर्ग का जो मनसबदार था उसमें सवार की जो संख्या उनकी होती थी वह जात की संख्या के आधे से अधिक होती थी। अर्थात
5000 का जात है तो जो इसका आधा हुआ 2500, तो उसकी सवार की संख्या जैसे 3000 है तो 5000 बटा 3000। तो इस श्रेणी का जो मनसबदार होता था वह द्वितीय वर्ग का मनसबदार होता था। तृतीय वर्ग का जो मनसबदार था तो उनके सवार की जो संख्या होती थी वह जात की संख्या के आधे से कम होती थी, अर्थात 5000 बटा 2000। युद्ध के समय में मनसबदारों को सम्राट की सेना की सहायता में अपनी सेना के साथ सेवाएं देना होता था। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर युद्ध की स्थिति होती थी तो सम्राट के आदेश से उस क्षेत्र का मनसबदार या फिर सम्राट जिसको भी आदेश दे वह अपनी सेना के साथ युद्ध में उपस्थित होता था और सम्राट की सहायता करता था। आगे बढ़ें। एक अन्य महत्वपूर्ण बात आप यहां जान लें कि 10 से 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता था वह मनसबदार कहलाता था। अर्थात यहाँ पर ये जात की संख्या को दर्शा रहा है। 10 से 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति मनसबदार, 500 से 2500 तक का मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति उमरा और 2500 से ऊपर का जिसे मनसब प्रदान किया जाता था उसे अमीर आजम कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे, 29, जिनकी जात की संख्या 5000 थी। औरंगजेब के शासनकाल में इनकी संख्या बढ़कर के 79 हो गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब एक मसरूत, एक टर्मिनोलॉजी है मसरूत। तो ये क्या था? तो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत यह एक व्यवस्था थी मसरूत, इसका अर्थ था सशर्त पद, माने शर्त के साथ एक पद। इसके अंतर्गत विद्रोही क्षेत्र में कार्य करने वाले मनसबदारों की जात की संख्या में वृद्धि किए बिना सवार की संख्या में वृद्धि कर दी जाती थी। तो ये एक शर्त था और इसे बाद में वापस भी हटा दिया जाता था। तो मसरूत एक सशर्त पद था जिसके अंतर्गत किसी भी मनसबदार के जात की संख्या में वृद्धि किए बिना उनके सवार की संख्या में वृद्धि कर दी जाती थी। अर्थात उतने अधिक सैनिक उस मनसबदार को रखने होते थे। हालांकि इसके लिए जो है सो अलग से भुगतान भी किया जाता था मनसबदार को, जो सेना बढ़ाई जाती थी। इस मनसबदारी व्यवस्था में एक अन्य टर्मिनोलॉजी आता है, 2 अस्पा सिंह अस्पा। यह जहांगीर द्वारा मनसबदारों की सवार संख्या में लागू की गई व्यवस्था थी। 2 अस्पा सिंह अस्पा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सवार संख्या में जितनी संख्या को 2 अस्पा सिंह अस्पा बनाया जाता था, मनसबदार को उसके दोगुने संख्या में घुड़सवार सेना रखना अनिवार्य हो जाता था। 2 अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था के तहत सबसे पहले महावत खान को यह पद प्रदान किया गया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा को हम लोग आगे समझते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप मान लें कि कोई मनसबदार जिसकी जात की संख्या 5000 और सवार की संख्या 4000 है, तो सवार संख्या में से यदि सवार संख्या में से 2000 को 2 अस्पा सिंह अस्पा बना दिया जाता है, तो मनसबदार को इस 2000 का दोगुना अर्थात 4000 और जो शेष बचा 4000 में से 2000, इस प्रकार कुल मिलाकर के 6000 घुड़सवार सेना रखनी होती थी। तो यह व्यवस्था 2 अस्पा सिंह अस्पा थी और जहांगीर द्वारा इसे लागू किया गया था। इस प्रकार लेकिन मनसबदार की जो श्रेणी होती थी वह 5000 बटे 4000 की ही बरकरार रहती थी। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया है कि जात की संख्या से उसकी वरीयता निर्धारित या वरिष्ठता निर्धारित की जाती थी। तो
इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी मनसबदार की वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना उसके सवार की संख्या बढ़ा दी जाती थी। एक तरह से यह जो है सो एक प्रतिष्ठा का ये पद था, द्वस्पा सिंहस्पा व्यवस्था। इस बढ़ी हुई सेना के लिए मनसबदार को अलग से भुगतान भी किया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप जान लें कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। ऐसे में किसी मनसबदार की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए उसके जात की संख्या में वृद्धि किए बिना सवार की संख्या बढ़ा दी जाती थी। तो महावत खान को पहले यह पद प्रदान किया गया था, द्वस्पा सिंहस्पा। सर्वप्रथम अगर किसी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करनी हो तो उसकी जात की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो मनसबदार की श्रेणी बढ़ जाती है। तो इससे कई मनसबदारों जो ऊपर के हैं, उच्च श्रेणी के हैं, उनके भी जात की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती। लेकिन इस व्यवस्था के तहत जात की संख्या को बढ़ाए बिना सवार की संख्या में वृद्धि करके उस मनसबदार की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यह जो है सो इसका अर्थ द्वस्पा सिंहस्पा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेषाधिकार होता था। यह भी एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है इस व्यवस्था की। वह किसी को भी मनसब प्रदान कर सकता था, परंतु सामान्यतः मीर बख्शी जो सर्वोच्च सेनानायक होता था उसके द्वारा उपस्थित कराए गए व्यक्तियों को ही मनसब प्रदान किया जाता था। मनसब प्रदान करने में योग्यता के साथ साथ वंश एवं परिवार का भी ध्यान रखा जाता था। खानजादों अर्थात पुराने मुगल सरदारों के जो वंश होते थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी। ईरानियों, तुरानियों, अफगानों, राजपूतों के साथ साथ बाद में जब दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो दक्कनियों और मराठों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अभिलक्षण को देखें इस व्यवस्था के, तो मनसबदारों को मीर बख्शी के कार्यालय के नियंत्रण निर्देशन में घोड़ों एवं घुड़सवारों का शारीरिक सत्यापन एवं नियमित परीक्षण करवाना पड़ता था। इसे दागो चेहरा प्रथा कहा जाता था। इसके अंतर्गत घुड़सवारों का हुलिया और घोड़ों पर पहचान चिन्ह अंकित किए जाते थे ताकि मनसबदार अप्रशिक्षित सैनिकों और एक ही घोड़े को दोबारा निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कर सकें। तो इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी, दागो चेहरा प्रथा। शाहजहां ने यह व्यवस्था की थी कि मनसबदार के अपने जागीर क्षेत्र में कार्य करने की स्थिति में उसे कुल सवार का 1/3 और जागीर क्षेत्र से बाहर कार्य करने की स्थिति में 1/4 सैनिकों को स्वयं नियुक्त करना होता था। बल्ख एवं समरकंद इस स्थान पर कार्य करने की स्थिति में उसे 1/5 1/5 सैनिक नियुक्त करने होते थे। आगे बढ़ें। अब मनसबदारों का वेतन निर्धारण। तो मनसबदारों के वेतन निर्धारण में किसी निश्चित गणितीय या आनुपातिक नियम का पालन नहीं होता था, लेकिन एक ही अनुपात में मनसबदारों की अगर कोई एक श्रेणी है तो एक ही अनुपात में, एक ही श्रेणी में वेतन में भिन्नता नहीं होती थी। दूसरा कि सवार पद की संख्या कुछ भी हो, प्रत्येक सैनिक को दिया जाने वाला जो वेतन का कुल जोग ही सवार पद के लिए भुगतेय था। तीसरा, सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन निश्चित था और सभी जगह पर समान था, चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में वह मनसबदार कार्य कर रहा हो। मनसबदारों को किसी क्षेत्र अर्थात जागीर के राजस्व आवंटन के द्वारा ही वेतन का भुगतान किया जाता था। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को उनके वेतन के लिए एक जागीर प्रदान की जाती थी
और जागीर के अनुमानित आय के आधार पर ही उनके वेतन का निर्धारण किया जाता था। आगे बढ़े। जागीर के अनुमानित आय पर वेतन निर्धारण में मुख्य समस्या यह थी कि जब अनुमानित आय से कम आय की वसूली होने लगी तो मनसबदारों द्वारा रखी जाने वाली सेना के रख रखाव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। यहाँ आप इसे पर ध्यान दें कि जो मनसबदारों का वेतन निर्धारण होता था तो इसके लिए जो जागीर उन्हें प्रदान की जाती थी, जागीरी क्षेत्र जो उन्हें प्रदान किया जाता था, तो उस जागीर की एक अनुमानित आय निर्धारित की जाती थी कि इस जागीर से इतना आय प्राप्त होगा और उस जागीर के अनुमानित आय के आधार पर उनका वेतन निर्धारण होता था। लेकिन जब वास्तविक वसूली होती थी तो इसमें जो अनुमानित आय और जो माने वास्तविक आय जो उस जागीर से प्राप्त होती थी, जब वो कम होने लगी तो इससे जो है इस व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने लगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए शाहजहां ने सीमाहा अर्थात अनुमानित आय की अगर आधी वसूली होती है और ससमाहा अर्थात जिस जागीर से अनुमानित आय से 1/4 वसूली होती है, यह मासिक वेतन की व्यवस्था लागू की। तो सीमाहा और ससमाहा जो था वह मासिक वेतन की व्यवस्था थी और इसे शाहजहां के द्वारा लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आय के अनुरूप ही मनसबदारों को सैनिक रखने होते थे, अर्थात सैनिकों की संख्या जो आय थी, जो वसूली होती थी वास्तविक, उसके आधार पर निर्धारित किया था शाहजहां ने। यह जागीरदारी संकट था। जागीरदारी संकट को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि अनुमानित आय और वास्तविक प्राप्त आय में जो अंतर आ जाता था, तो वस्तुतः यह जागीरदारी संकट के रूप में जाना जाता है और यह जागीरदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस विषय पर अलग से मैं एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा कि जागीरदारी संकट ने किस प्रकार मुगल साम्राज्य का जागीरदारी संकट के कारण किस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इस विषय पर हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और अक्सर परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ें कि मनसबदारों के वेतन से विभिन्न प्रकार की कटौतियां भी की जाती थी। सर्वाधिक कटौती दक्कनी मनसबदारों के वेतन से की जाती थी, अर्थात दक्षिण भारत के जो मनसबदार होते थे उनसे सर्वाधिक कटौती की जाती थी, जिसे चौथाई कुल कहा जाता था। यह भी एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। सम्राट के मवेशियों के चारे के लिए जो कटौती की जाती थी वह खुराके दवाबे कहलाता था। नगद वेतन जो सैनिक प्राप्त करता था तो उसके 1 रुपए में से 2 दाम की कटौती कर ली जाती थी। तो मनसबदारों के वेतन से विभिन्न प्रकार की कटौतियां भी होती थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस मनसबदारी व्यवस्था के लाभ और हानि, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल शासन व्यवस्था का प्रधान आधार थी। जब तक यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती रही, इसका लाभ प्राप्त होता रहा और जैसे ही इसमें कमियां आने लगी, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम इस व्यवस्था के लाभ पर चर्चा करते हैं। इससे लाभ क्या क्या था? तो इससे समस्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता आ गई। इसका परिणाम हुआ कि राजनीतिक एकीकरण का कार्य आसान हुआ इस व्यवस्था के कारण। दूसरा, इस व्यवस्था ने जातीय एवं सामंतीय व्यवस्था को कमजोर किया, क्योंकि राजाओं के अतिरिक्त अन्य सभी मनसबदारों को अनिवार्य रूप में अपने सैनिकों में विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के सैनिकों को रखना पड़ता था। यह व्यवस्था कमजोर हुई। हालांकि यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंत में
इस जातीय भिन्नता, जो नस्लीय भिन्नता या सांप्रदायिक जो भिन्नता थी मनसबदार के सैनिकों में, इसके कारण जो है सो इनमें आपस में संघर्ष हुए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। तीसरा जो लाभ था कि इस व्यवस्था से सामंत और स्थानीय अर्ध स्वायत्त सरदार जो थे उनको भी मनसबदार बना करके उन्हें मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग बनाया गया और उन पर सम्राट का नियंत्रण स्थापित हुआ, और इस तरह से राजतंत्र जो था वह मजबूत हुआ, क्योंकि ये सारे मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर आ गए थे। स्वायत्तता की भावना को कम करने में इस व्यवस्था में, क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना को कम करने में इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका था। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था में क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासनिक एवं सैनिक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे साम्राज्य को योग्य प्रशासकों एवं सेना नायकों की सेवाएं उपलब्ध हो सकी। इसका एक प्रधान कारण यह भी था, यह भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, कि समकालीन भारत के अन्य राज्यों, जो विरोधी राज्य थे मुगल साम्राज्य के, और विदेशों की अन्य प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उसकी तुलना में मुगल मनसबदारों का वेतन जो था वह सबसे अधिक था। अतः विरोधी राज्यों और विदेशों से भी योग्य व्यक्ति मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था की तरफ आकृष्ट हुए थे। पांचवा जो इस व्यवस्था का लाभ था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत मुगलों ने एक बड़ी सेना का भार मनसबदारों पर डालकर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वे संलग्न हो सके थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस व्यवस्था की हानि पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें हानि क्या थी। तो यह एक अत्यंत केंद्रीकृत व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज्ड थी, जिसकी सफलता पूरी तरह सम्राट के व्यक्तित्व पर निर्भर थी। अतः योग्य सम्राटों के अधीन यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, पर अनुभवहीन सम्राटों के समय में इसमें समस्याएं उत्पन्न हुई और मुगल साम्राज्य का आधार कमजोर पड़ गया। दूसरा कि चूंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों द्वारा ही सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, अतः सैनिकों की जो वफादारी थी वह मनसबदारों के प्रति होती थी, क्योंकि नियोक्ता जो है सो मनसबदार थे इन सैनिकों के। तो कमजोर मुगल शासकों के समय मनसबदार जब विद्रोह करने लगे तो उस स्थिति में उनकी सेना ने मनसबदारों का साथ दिया और मनसबदारों को सफलता मिली। आगे बढ़ें कि इस व्यवस्था में सैनिकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनकी कुशलता जो थी उनके व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर थी। चौथा, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के जातियों एवं संप्रदायों के सैनिक शामिल थे इस व्यवस्था में। तो शक्तिशाली सम्राटों के अधीन इनमें एकता बनी रही, लेकिन कमजोर शासकों के समय इनकी एकता समाप्त हो गई और इनमें परस्पर संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिससे साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। तो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था पर यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें और इसके सामने बने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस अध्ययन सामग्री के संबंध में अगर आपकी कोई टिप्पणी या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट के माध्यम से इसे मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।